नमस्कार। बुलडोजर की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन जब जारी हो गई, फिर भी राज्य सरकारें, खासकर जो कुछ रूलिंग पार्टीज की सरकारें हैं, जिनको लगता है कि भारत देश न्याय प्रणाली पर आधारित नहीं है, भारत देश एक हिंसावादी प्रणाली पर आधारित है। अर्थात ये कहना ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा कि सिर्फ आरोपी होना ही, दोषी होना ही घर गिराने का एकमात्र पैरामीटर है। किसी विशेष व्यक्ति या कम्युनिटी का होना ही एक पर्याप्त कारण है। किसी व्यक्ति को टारगेट करना ही एक पर्याप्त कारण है। इस आधारों पर सुप्रीम कोर्ट ने आज तीखी टिप्पणी करते हुए यह स्पष्ट कर दिया और उत्तर प्रदेश सरकार, खासकर महाराष्ट्र सरकार को भी डायरेक्शन जारी कर दिया कि आपने ये जो घर गिराए हैं सब के सब इलीगल हैं। इसके साथ में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने यह भी बोला कि भारत देश में जिस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई बढ़ती जा रही है दिन दिन, इससे लोगों की न्याय प्रणाली पर कहीं न कहीं पर असर पड़ रहा है। लोगों को न्याय व्यवस्था जो भारत देश की थी उस पर कहीं न कहीं पर अब अंदेशा होने लगा है। न्याय प्रणाली ऐसा अब लगने लगी है कि भारत देश में न्याय प्रणाली नहीं रह गई, सिर्फ और सिर्फ एक वर्ग, समूह या एक ग्रुप को लेकर के बनाई गई है। इस आधारों पर जिस तरीके से जस्टिस ने आज बयान दिया है, मुझे लगता है कि भारत देश में कहीं न कहीं पर जस्टिस ओखा की खंडपीठ इसलिए जरूर जानी जाएगी कि भारत देश में जब न्याय को लेकर के लोग सुप्रीम कोर्ट में आ रहे थे तो जस्टिस ओखा ने उसमें कड़ी तरीके से कार्यवाही के लिए और साथ में जिस व्यक्ति का घर गिराया गया उसको दोबारा घर बनाने के लिए भी डायरेक्शन भी जारी कर दिया। इसी के साथ में जस्टिस भुयान ने यह भी बोला कि हमने जब आपको गाइडलाइन जारी की थी, सुप्रीम कोर्ट ने जब घर गिराने का, बुलडोजर की कार्यवाही को लेकर के गाइडलाइन जारी की तो आपने उस कार्यवाही को क्यों नहीं माना। सवाल यह है कि वो गाइडलाइन क्या थी। पहली बात, उसमें 5-6 पॉइंट्स हैं, बड़े अच्छे पॉइंट्स हैं, आप लोग उसको समझिए। सिर्फ आरोपी होने से, दोषी होने से किसी व्यक्ति का घर नहीं गिराया जा सकता, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट इसी का है, कोई भी व्यक्ति का यदि ये घर गिराया गया है किसी व्यक्ति का, तो वह सिर्फ और सिर्फ उसका घर या तो रेलवे पर या तो रोड के ट्रैक में बीच में होना चाहिए। समझ में आ गई होगी मेरी बात। इसी के साथ में तीसरा पॉइंट दिया गया कि सबसे पहले किसी व्यक्ति के घर गिराने से पहले उसको नोटिस होनी चाहिए, और नोटिस का माध्यम यह है कि उसके घर में चस्पा भी करें और साथ ही साथ में उसके घर या जहां पर वो परिवार कंसर्न फैमिली रहती हो वहां सर्व करें, और वह स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी होना चाहिए। जब उसको नोटिस सर्व हो जाए तो उसके बाद 15 दिन का आपको टाइम भी देना पड़ेगा। यह हो गया इसका पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4, उस व्यक्ति को जिस दिन नोटिस मिली उसके बाद उसको व्यक्तिगत सुनवाई का मौका भी देना पड़ेगा आपको, और यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का मौका नहीं देते हैं तो इलीगल आपकी कार्यवाही मान ली जाएगी पूरी तरीके से। इसी के साथ में किसी भी संरचना को गिराने की प्रक्रिया भी आपको बताना पड़ेगा। अर्थात किसी भी घर को गिराया है तो क्यों आपने उस घर को गिराया, उसके बारे में आपको पर्याप्त और ठोस और सबूत के साथ में पेश होना पड़ेगा कि आपको इस घर को गिराने के न्यायोचित कारण है या आपने सिर्फ और सिर्फ प्रशासनिक अधिकारी हैं, इंटेंशनली किसी जाति के, किसी व्यक्ति विशेष के या उसके ऊपर आरोप मात्र है, इसके आधार पर आपने उसका घर गिरा दिया। सरकार ने को यह भी कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पर बोला कि तोड़ने वाले अधिकारी यदि इस प्रक्रिया को फॉलो नहीं किए तो उनके ऊपर अनुशंसात्मक और इसके साथ में दंडात्मक दोनों कार्यवाही की जाएगी। अब इसका इतने सारे जब जजमेंट में सारी चीजें आ जाएं तो जाहिर सी बात है कि अधिकारी भी कहीं न कहीं पर उनके भी मन में ये भय तो होगा कि हम सारी प्रक्रिया को फॉलो करें। उसके साथ में कोर्ट ने यह भी इसी में क्लिंगरान करके बोला था कि आपको उस कैमरा से वहां का वीडियोग्राफी भी आपको बना के लेके आना पड़ेगा। ये जब सारी चीजें हो ही जाएं तो फिर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को और उसके बाद जो सरकारें न माने तो जाहिर सी बात है कि कोर्ट पे तो उसके ऊपर कहीं न कहीं पर डिस्क्रिमिनेशन, अर्थात आर्टिकल्स 14 में जो इक्वलिटीज बिफोर द लॉ दिया गया है उसका पालन न होना, आर्टिकल 21 का जो व्यक्ति के दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है उसका संबंधित व्यक्ति को जो निजी अधिकार दिए गए हैं, कानूनी अधिकार दिए गए हैं, उनका न मानना। साथ में आर्टिकल 300 में जो स्पष्ट तरीके से बोला गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा किसी व्यक्ति का संपत्ति अधिकार एक कानूनी अधिकार है, अर्थात उसका घर जो है, उसकी प्रॉपर्टी, गाड़ी, बंगला, कार जो आप गिरा देते हैं वह सब कहीं न कहीं पर कानूनी अधिकार के अंदर में उसको मिला हुआ एक संपत्ति अधिकार है, जो कि
यह कार्यवाही जो हो रही है, यदि उसमें सही तरीके से नहीं किया गया तो सबका सब उसी अधिकारी से बनवाने के लिए भी गुंजाइश और उसके साथ में यह कार्रवाई होनी चाहिए। जब ये सारी चीजें घटनाओं में ही आ गई तो फिर सुप्रीम कोर्ट के कान खड़े हो गए और आज इलाहाबाद के एक प्रोफेसर साहब और एक वकील साहब और उसके साथ में 3 लोगों का मैटर सुप्रीम कोर्ट में आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पूरी दहलती हुई कोर्ट में बोला कि इतनी दर्दनाक घटना थी जो वीडियो देखी गई उस घटना की कि आज पूरे कोर्ट की आत्मा हिल गई। आज पूरे देश की जहां पर वैधानिकता है, जहां पर कानून है, न्याय है, वो सब के सब ऐसा लगने लगा था कि कुछ समय के लिए पूरी रूह कांप गए। घटना क्या थी यह भी समझना ज्यादा आवश्यक है। व्यक्तियों को बिना नोटिस दिए हुए पूरा परिवार चीख रहा है, चिल्ला रहा है। उत्तर प्रदेश की सरकार सुनने से बिल्कुल बंदूर हो गई है। अर्थात इसका मतलब यह हो गया कि यदि आपका आज का कल आपका घर गिराना है, आपके लिए 24 घंटे तक का भी समय नहीं दिया गया। घटना इलाहाबाद के किसी स्पेशल जगह की है जिसमें से 6 मार्च को उनको नोटिस दी जाती है और 7 मार्च को उनके घर में बुलडोजर पहुंच जाता है, जिसके लिए उत्तर प्रदेश फेमस है कि बुलडोजर भारत देश में काफी शुरुआत वहीं से हुई और गैर कानूनी तरीके से इतने घर गिराए गए और उसकी शुरुआत पूरे भारत देश में फैलाई गई। एक सांप्रदायिकता के आधार पर, एक सांप्रदायिक के तरीके से बिना किसी प्रक्रिया को फॉलो किए हुए उन्होंने एक दिन में, बताइए, रातों रात कोई भी पीड़िता परिवार कैसे घर को संभाल सकता है, कैसे वो उसको बिना सुने हुए, कैसे उसको बिना 15 दिन की नोटिस दिए हुए उस परिवार के लोग रातों रात कहां जाके रहे होंगे। यह दर्दनाक घटना कितनी बड़ी, ये कोर्ट ने बोला कि यह ज्युडिशरी की न्याय की आत्मा को हिला दिया। मुझे लगता है कि ऐसे अधिकारियों की आत्मा तो नहीं जगी होगी, पर उनके घर में ऐसी जब प्रक्रिया होगी तो जरूर उनको इस चीज का आभास हो जाएगा कि एक जिस तरह से प्रक्रियाएं होती हैं तो उनके साथ में क्या होगा, चाहे वो चीफ मिनिस्टर का घर हो, चाहे किसी भी स्टेट बॉडीज का घर हो, या किसी भी न्यायालयीन प्रक्रिया में जो आदमी आ रहा है उसका हो। तो ये सारी चीजों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो प्रोफेसर साहब और आपने जो वकील साहब और इसके साथ में 3 और विधवाओं का घर गिराया है, एक दिन की नोटिस दे करके उनका घर दोबारा बनेगा वहीं पर। और कोर्ट ने जैसे ही ऐसे बोला तो अटॉर्नी जनरल ने बोला कि साहब हमने तो कई बार इनको नोटिस दिया है, हमने 2020 में भी दिया था, 21 में दिया और 21 में एक और भी दिया है। तो कोर्ट ने बोला कि कोई बात नहीं, हम उसको किसी भी चीज को सुनने के लिए आपके अब तैयार नहीं, क्योंकि आपने एक दिन की नोटिस दिया प्रेयर में और उसके बाद आपने इनका घर गिरा दिया। इस प्रकार से बड़ी संख्या में कोर्ट के सामने अटॉर्नी जनरल ने यह भी बोला कि इस प्रकार से बड़ी संख्या में अधिक लोग इसका फायदा उठा सकते हैं जजमेंट का। पर यह कोर्ट से बोलने में उनको, अटॉर्नी को भी हिचक नहीं आई कि यह भी सोचे कि रात में एक दिन किसी भी व्यक्ति को नोटिस देकर के उसका घर गिराया जा रहा है तो वो किस न्यायालय में आता है। मुझे अटॉर्नी जनरल पर भी अपने कहीं न कहीं पर वकालत का जो प्रोफेशन है उसको तो कम से कम वो सही तरीके से पेश करते और कहते कि नहीं नहीं सर, यहाँ पर गलती हुई अधिकारियों से, हम उनको कह रहे हैं कि ऐसी गलती भविष्य में ना हो, उस पर सुधार करें, इसकी भी आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं कि अटॉर्नी जनरल हो गए या सॉलिसिटर जनरल हो गए तो इसका मतलब कि यदि कहीं पर सरकार की गलती हो रही है तो आपको उस चीज को मानने में कोई गुरेज है या कोई बुराई है। साथ ही साथ में मैं आपसे यह भी बोलना चाहता हूं कि दंडात्मक कार्यवाही के रूप में बुलडोजर कार्यवाही जो है असंवैधानिक पूरी सुप्रीम कोर्ट ने बताई थी, पर स्टेट गवर्नमेंट इससे मानने के लिए नहीं मान रही अपने आप को। और उत्तर प्रदेश सरकार, इसी के साथ में महाराष्ट्र की सरकार, इसी के साथ में राजस्थान की सरकारें बहुत तेजी से कदम उठाती हुई नजर आ रही हैं। अब मैं उदाहरण के तौर पर 2-3 ऐसे उदाहरणों को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। पहला, कोई भी व्यक्ति, अभी लेटेस्ट की घटना है राजस्थान के ब्यावर की, जिसमें आप लोगों को मैं आपसे बोलना चाहता हूं, उसमें कोई भी घटना घटी होगी और वहां पर जो माइनर परिवार था या पीड़िता जो परिवार है वहां पर लफ्ज़ जिहाद जैसे शब्दों का यूज किया गया और उसके बाद उनके घरों को गिरा दिया गया। सारे सोसाइटीज के लोग बोलते रहे कि इसमें कोई भी गैर कानूनी कार्य ऐसा नहीं किया है, पर उन्होंने बोला कि आपका घर तो गैर कानूनी तरीके से बना हुआ है और घर पर बुलडोजर पहुंचता है और बुलडोजर उनके घर को गिरा देता है। ये एक मैंने घटना ब्यावर की बताइए। आप सारे लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, कोई भी बच्चा, कोई भी पेरेंट्स हो, कोई भी पेरेंट्स किसी भी कास्ट का हो, जाति का हो, उससे मेरा मतलब नहीं है, वो कभी भी अपने बच्चे को इलीगलिटीज के रूप में, भले वो लीगल्स काम को करता हो, पर कभी नहीं कहता है कि मेरे बच्चे ऐसे कामों को करें। साथ ही साथ में मैं हर परिवार से कह रहा हूं, हर परिवार ऐसा करता भी है।
साथ ही साथ में यदि बच्चों से कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जो कि घटनाओं पर आरोप लगाया गया, लफ्ज़ जिहाद जैसे शब्दों का यूज किया गया, वो साथ में एक ही साथ में पढ़ना लिखना बैठना, तो ऐसी घटनाएं एक स्वाभाविक नेचर पर आ जाती हैं। तो वो सारी चीज़ें यदि वो कहीं पर गलतियां हुई तो उसको सुधारने की गुंजाइश है। और उसमें क्या होता है कि जो रोज बहुत सारे जो नेता होते हैं जिनको अपनी पॉलिटिक्स को चमकाना होता है, वो सारे लोग इन सारी चीज़ों पर कार्यवाही करने के लिए सरकार से अपनी गुजारिश करना शुरू करते हैं। अब उसमें सरकार क्या करती है कि इस व्यक्तियों को जो पीड़िता है यदि इसको इस रूप में दिया गया तो उनके घर में बुलडोजर भेज दिया जाता है और घर को गिरा दिया जाता है। यह दिखाने की कोशिश की जाती है कि यहाँ पर इस तरीके से हम इनके प्रोटेक्शंस कर रहे हैं, पर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कम्युनल वायलेंस को वो जोड़ देते रहते हैं और अपने तरीके से इसको दिखाने की कोशिश करते हैं। यह पॉइंट 1 था, एक उदाहरण मैंने पेश किया इसका। दूसरा, मुंबई में आप लोगों को सबको पता है कि कामरा का अभी बड़ा ज़बरदस्त सारी चीज़ें चल रही हैं। उन्होंने एक वीडियो सॉन्ग रिलीज किया और उस सॉन्ग के आधार पर उन्होंने सरकार को पूरा व्यक्त करने का एक तरीका दिया अपना। अब ये जो डिप्टी सीएम है महाराष्ट्र के, उनको कहीं न कहीं पर इस चीज़ को लेकर के बड़ा खराब लगा। तो एक जो यहाँ के डिप्टी सीएम हैं, उनके ऊपर जब टिप्पणी हो गई, उनको व्यक्तिगत लगा कि ये व्यक्तिगत हमारे ऊपर कहा गया है। इसी की तरह चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश को लगा कि हमको व्यक्तिगत कहा गया है, तो उस होटल को पर कार्रवाई करने की शुरुआत कर दी। आपने कैसे परमिशन दे दिया, आपने ये किया, आपने वो किया। अर्थात किसी भी व्यक्ति के जो व्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है उसको कहीं न कहीं पर सरकार चाहती है कि उसको रोक लगा देना चाहिए। और साथ ही साथ में यह भी मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सरकार यह भी चाहती है कि ऐसे चीजें जो सरकार के खिलाफ में बोली जाने वाली हों उसको जरूर रोक लगनी चाहिए। अब इसी के आधार पर आप लोगों को पता है कि आईटी एक्ट में जो बहुत सारी वीडियोस कोई भी व्यक्ति विशेष यूट्यूब में डालता था या मीडिया का एक्सप्रेशन होता था, ऐसी वीडियो के लिए सरकार ने खुद ही अपने पास पावर रख लिया कि ऐसी वीडियो को हम खुद ही डिलीट कर देंगे, हमारे पास ये पावर है। अर्थात सरकार के ऊपर कोई कमेंट अब नहीं कर सकेगा। तो फिर सवाल यह उठा कि आजकल एक एलन मस्क वर्ल्ड के जो काफी सबसे बड़े रिच पर्सन है, उन्होंने ग्रोक एआई जो निकाला है तो विभिन्न तरीके की बातें करता है। उससे जब पूछा जाता है कि भारत देश का सबसे कम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला प्रधानमंत्री कौन था, तो उसका भी जवाब बताता है। साथ में यह भी जब पूछा जाता है कि भारत देश में सबसे झूठ बोलने वाला कौन व्यक्ति है, तो उसका भी वो जवाब देता है। साथ में यह भी बोलता है कि जब भारत देश में ये सारी चीज़ों का जवाब क्या होगा, जो भारत देश की आज़ादी में हिस्सा न लिया हो, सबसे ज़्यादा माफ़ीनामा मांगा हो, तो उसका भी वो जवाब देता है। तो मुझे लगता है कि भारत सरकार जो है तो उनके ऊपर भी कार्यवाही जरूर करने की कोशिश करेगी। और एलन मस्क भले विश्व के सबसे बड़े रिच पर्सन होंगे, पर भारत देश की सरकार के आगे या तो घुटने टेक देंगे या तो भारत सरकार के सामने वो कहीं न कहीं पर अपने आप को दूर यहाँ से बिजनेस करेंगी। मुझे लगता है कि इसी के साथ में या फिर भारत सरकार को जो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर दिए गए हैं उसके आधार पर उनके सारी चीज़ों को प्रोटेक्शन मिलेगा। तीसरा उदाहरण के तौर, आप लोगों ने भारत देश में नागपुर है जो आप लोग सारे लोग जानते हैं, जहां की आरएसएस का गढ़ भी माना जाता है। नागपुर में एक फहीद नामक व्यक्ति था, उसने बिना किसी उसके सुनवाई को बिना किसी मौका दिए उसके घर को एक बार गिरा दिया गया। दोबारा भी वहां की नागपुर की जो लोकल अथॉरिटीज है उसने उसके घर को गिराया, कोशिश भी किया। कल वह सीधा हाई कोर्ट पहुंच गया और हाई कोर्ट ने सीधा ही उनके घर को नोटिस जो कंसर्न्स जो डिपार्टमेंट था उस पर स्टे लगा दिया और यह बोला कि आपने इनको पर्याप्त टाइम नहीं दिया है। अर्थात जो सुनने की प्रक्रिया मैंने आपको बताया है कि चट मगनी पट ब्याह जो गांव में एक कहावत कही जाती है, अर्थात इसका मतलब कि आप एक दिन किसी के व्यक्ति को टाइम देते हैं, उसके बाद अगले दिन उसके घरे बुलडोजर लेके पहुंच जाते हैं। ये किस न्यायिक प्रक्रिया का अंग हो सकता है? कम से कम उस व्यक्ति को पर्याप्त व्यक्तिगत तरीके से सुनने का और उसके नोटिस की जो 15 दिन के बाद की प्रोसेस है उसको फॉलो होने का, उसके बाद वो किसी कोर्ट में जाना चाहता है तो उस कोर्ट में जाने तक का उसको समय तो जरूर देना चाहिए। पर महाराष्ट्र सरकार ने बिल्कुल भी नहीं दी, तो उसको कहीं ना कहीं जाकर के हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा और उसके साथ ही हाई कोर्ट ने उनको कंसर्न व्यक्ति को इसमें इजाजत दी कि आपके घर को नहीं गिराया जाएगा और अगली सुनवाई अप्रैल तक के लिए टल गई। इसी के साथ में मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूं आप लोगों के सामने। अभी जो बहुत दिनों से भारत देश के किसानों के हितैषी
और सिंधु बॉर्डर जैसे बॉर्डर जो दिल्ली की सीमा में हरियाणा में लगते हैं, ऐसे बॉर्डरों पर किसान जो बहुत पहले से बैठे हुए थे, इन किसानों ने इनके घरों को गिराने की भी प्रक्रिया शुरू हो गई। जो सरकार पानी बिजली को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार पर आरोप लगाती थी कि ये सारी चीज़ें हम मुहैया कराएंगे, उन्हीं की सरकार पंजाब में अवस्थित है, हरियाणा में अवस्थित है। वो सरकार जो है अपने ही किसान जो यहाँ पर बैठे हुए थे बॉर्डरों में, उन्हीं किसानों का घर गिराने के लिए पूरा प्रोसेस शुरू कर दिया। उन्होंने बोला हमने बहुत बार बातचीत का माध्यम अख्तियार किया पर किसान नहीं मान रहे, अर्थात क्रूरता की हद तब हो गई कि एक नहीं हजारों किसानों के ऊपर कार्यवाही करने का अंदेशा लग गया पूरे भारत देश में। इस प्रकार की जब सरकारें हों तो भारत देश में नियम कानून और न्याय व्यवस्था के अलावा भारत देश में कुछ रास्ते बचते भी नहीं हैं। कंसर्न सरकारें जब कहीं न कहीं पर इस प्रकार की निर्धारित हो जाएं कि कम्युनल होंगी, कि धार्मिकता के आधार पर सरकार नीतियां करेगी, या फिर सरकार सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक को लेकर के काम करेगी, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के अलावा भारत देश में कोई रास्ता अन्य दिखता भी नहीं है। आप लोगों को मैं यह भी बोलना चाहता हूं कि जब बुलडोजर की प्रक्रिया शुरू हुई थी तो उसमें हमने एक पिटीशन फाइल किया था प्रिया मिश्रा, आलोक शर्मा के नाम से, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में आप सबको पता है पूरे भारत देश में, तो इस प्रक्रिया के तहत पर हमने आप लोगों से अभी इस सारी चीज़ों को बोला है। और इसी के साथ में 3-4 जजमेंटों को उस समय पर भी हमने रेफर किया था और फिर रेफर कर रहा हूं। एक था ओल्गा टेक्सटाइल्स केसेस, इसमें बोला गया था कि आर्टिकल 21 का वायलेशन किसी के घर को नहीं करके गिराया जा सकता है। द राइट ऑफ द लाइफ आल्सो इंक्लूडेड द राइट टू द लाइवलीहुड एंड सेटलर्स, अर्थात किसी भी व्यक्ति का जो झुग्गी झोपड़ी वाले हैं उनके आर्टिकल 21 का वायलेशन नहीं किया जा सकता है, पहला। दूसरा, लोकल अथॉरिटीज जो भी होगी इसमें सीआरपीसी और सीपीसी इसका फॉलो कंप्लीट तरीके से करेगी, और यदि नहीं करती है तो क्रिमिनल ऑफेंस के दायरे पर आएगी। ये सारे के साथ में मैंने आपको यह भी बोला था कि कोर्ट ने यह भी बोला था कोर्ट कैन नॉट बी, जो भी प्रोसेस हो रही है सिर्फ और सिर्फ कोर्ट ही उसमें जज बन सकती है। यह ध्यान रखना, अधिकारी उसमें जज बनने की कोशिश नहीं करेंगे। इट्स अ पार्ट ऑफ द केस, a partial judgment which is given by pronounced by the Honorable Supreme Court that there are the two parts of the any cases, first part of the execution, second part is the judiciary। जुडिशरी के कामों में इंटरफेयर स्टेट नहीं करेगा, इस चीज को ध्यान रखने की और आवश्यकता पर जोर भी दिया था। पर हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को, लोअर कोर्ट को जो सरकारें हैं आज के समय पर कुछ नहीं समझती, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को अपने नियमों कानून के दायरे में रह करके आर्टिकल्स 137 से 37 से होते हुए आगे जाकर के सारी प्रक्रियाओं को फॉलो करते हुए ऐसी कार्यवाही करने के लिए निर्देश जारी करना पड़ता है। मुझे वह दिन भी इंतजार में रहेंगे जब ऐसी सरकारों पर कठोर और दंडात्मक कार्यवाही भी की जाएगी। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबको, धन्यवाद।